सफलता की कहानी शुरुआत में जितनी नजर आती है उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और बेहद इंटरेस्टिंग होती है। आउटलायर्स बताते हैं कि बीटल्स और बिल गेट्स में क्या सिमिलरिटी है, टॉप प्लेयर्स की सक्सेस के पीछे कौन सी बातें छिपी हैं। इस बुक में सक्सेस के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, जनरेशन, फैमिली, कल्चर एंड सोशल क्लास के बेसिस पे। ग्लैडवेल कहते हैं कि अगर आप सिलिकॉन वैली के मिलियनियर बनना चाहते हैं तो यह मायने रखता है कि आप किस साल पैदा हुए हैं। वे एक विचित्र और अनएक्सपेक्टेड तर्क की बातें करते हैं और उस तर्क को स्पष्ट करते हुए ग्लैडवेल ह्यूमन कैपेसिटी को मैक्सिमम बनाने के ऐसे तरीके बताते हैं जो एक इंटरेस्टिंग और आपकी सोच से बिल्कुल अलग है। एक आउटलायर कौन होता है? आउटलायर्स वो इंसान है जो बाकियों से कुछ हटकर करे। वे भीड़ का हिस्सा नहीं होते बल्कि कुछ अलग और अनोखा होते हैं। हम अक्सर ऐसे लोगों को ज्यादा पसंद करते हैं जो कामयाब हैं या गरीब से अमीर बनने की कहानी हमें इंस्पायर करती है। ऐसे लोगों के बारे में हम बहुत सी बातें जानना चाहते हैं, जैसे उनकी लाइफस्टाइल क्या है, वे कैसे रहते हैं, उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, क्या उनमें कोई खास टैलेंट है। ऐसे बहुत से सवाल हमारे दिमाग में उठते हैं। हमें लगता है कि अपनी खास क्वालिटीज की वजह से वे कामयाब हैं, मगर असलियत कुछ और ही है जो हमें अक्सर दिखाई नहीं देती। इन आउटलायर्स की कहानी पढ़ के हम इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। कैनेडियन हॉकी कनाडा का पॉपुलर स्पोर्ट्स है। वहाँ के लड़के इसे किंडरगार्टन से ही सीखना शुरू कर देते हैं। हर साल स्कूलों में हॉकी लीग होती है, मगर सवाल ये है कि अपनी नेशनल टीम के लिए बेस्ट प्लेयर कैसे चुनते हैं। और ये बात गौर करने वाली कि ज्यादातर बेस्ट हॉकी प्लेयर जनवरी से मार्च के बीच पैदा हुए लोग हैं। तो ऐसा कैसे होता है? इसका सीक्रेट क्या है? हॉकी कोच क्लास की सबसे बड़ी एज वाले लड़कों को ही चुनते हैं। जैसे कि मान लो किसी लड़के की डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 1995 है और किसी की डेट ऑफ बर्थ 1 दिसंबर 1995 है। इन दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करना हो तो पहले वाले लड़के को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि वह एज में बड़ा है। बड़ी एज वाले लड़के फिजिकली ज्यादा मजबूत होते हैं, इसलिए उन्हें चुना जाता है। एज में महीनों का गैप लड़कों की बॉडी में काफी डिफरेंस पैदा करता है। यही सिलेक्शन प्रोसेस बाकी खेलों के लिए भी है। एज डिफरेंस ओलंपिक में काफी मायने रखता है। साल के दूसरे हिस्से के महीने में पैदा हुए बच्चों का टैलेंट अक्सर अनदेखा ही रह जाता है। कनाडा की नेशनल हॉकी टीम इस डिफरेंसेस की वजह से ही आउटलायर्स बनी। ये इसलिए हुआ क्योंकि इनके प्लेयर्स पहले पैदा हुए थे और फिजिकली मजबूत थे। उन्हें सक्सेसफुल होने का मौका दिया गया और इसी तरह एक के बाद एक मौके उन्हें मिलते रहे। बीटल्स एक पॉपुलर इंग्लिश रॉक बैंड है। पॉपुलर होने से पहले उन्हें हैम्बर्ग जर्मनी में एक खास मौका मिला। ये 1960 की बात है। उस वक्त बीटल्स सिर्फ एक हाई स्कूल बैंड हुआ करता था। उन दिनों हैम्बर्ग में स्ट्रिप्स क्लब्स की भरमार थी। ऐसे में ज्यादा कस्टमर अट्रैक्ट करने के लिए रॉक बैंड काफी डिमांड में थे। वहीं एक ब्रूनो नाम का क्लब हुआ करता था जहां लिवरपूल, इंग्लैंड से कई बैंड्स बुलाए जाते थे। क्लब का मालिक फिलिप नॉर्मन चाहता था कि उनके क्लब में बैंड लगातार बजता रहे। रोज रात को हैम्बर्ग के क्लबों में बीटल्स पूरे 8 घंटे तक बजाते थे। इस प्रैक्टिस से उनकी क्रिएटिविटी, स्टेमिना, डिसिप्लिन बढ़ने लगा। लिवरपूल में वे एक ही गाना 1 घंटे तक बजाते थे, मगर हैम्बर्ग में उन्हें इसके डिफरेंट वर्जन बजाने पड़ते थे। वे 8 घंटे कवर करने के लिए रॉक और जैज भी बजाते थे और 18 महीने के अंदर बीटल्स हैम्बर्ग में 270 रातों की परफॉर्मेंस दे चुके थे। अब 1964 में जब वे पॉपुलर हुए तब वे 1200 से ऊपर लाइव परफॉर्मेंस दे चुके थे। यही चीज थी जो उन्हें बाकी के रॉक एंड रोल बैंड से अलग करती थी। लाइव ऑडियंस के साथ उनकी प्रैक्टिस बाकियों से कहीं ज्यादा अच्छी थी। हिस्टोरियंस ने ह्यूमन हिस्ट्री के 75 सबसे अमीर लोगों की लिस्ट बनाई। उन्होंने दुनिया के हर कोने के सबसे अमीर लोग ढूंढने की कोशिश की। हैरानी की बात यह है कि उनमें से 20% लोग सिर्फ अमेरिका के एक ही खानदान से थे। एंड्रू कार्नेगी इस लिस्ट में हैं। वे 1835 में पैदा हुए, जेपी मॉर्गन 1837 में पैदा हुए, जबकि रॉकफेलर 1839 में पैदा हुए। इन 75 अमीर लोगों में 11 दूसरे अमेरिकन भी शामिल थे। ये सब 1830 से 1840 के बीच पैदा हुए और सब के सब बेहद अमीर थे। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है? इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? अगर हम ध्यान से देखें तो पाते हैं कि 1860 से 1870 के बीच अमेरिका की इकोनॉमी में बहुत बड़े बदलाव आए। ये वो टाइम था जब वॉल स्ट्रीट डेवलप हो रहा था, स्टील मैन्युफैक्चर होने लगा था और रेल रोड कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे थे। अमेरिकन इकोनॉमी ट्रेडिशनल से मॉडर्न हो रही थी। इस लिस्ट में शामिल सारे आउटलायर्स को इस इकोनॉमिक बूम के हिसाब से एकदम सही वक्त मिला। 1840 में पैदा हुए लोग बहुत छोटे थे और 1820 में पैदा हुए बहुत बूढ़े थे। कार्नेज, मॉर्गन और रॉकफेलर की उम्र बिल्कुल सही थी और उन्हें इसी का फायदा मिला। वे अपने देश की इकोनॉमिक ग्रोथ का पूरा बेनिफिट ले पाए।
इन अमीर लोगों के पास टैलेंट भी था और विजन भी। सबसे बढ़कर इनके पास उन हॉकी प्लेयर्स की तरह एक चीज थी, वो थी स्पेशल अपॉर्चुनिटी। वे फाइनेंस और स्टील इंडस्ट्री में राज करने के लिए आए थे क्योंकि वे सही वक्त और सही जगह पैदा हुए थे। बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स। चलिए सिलिकॉन वैली के आउटलेयर्स पे एक नजर डालते हैं। उन्हें अपनी स्पेशल अपॉर्चुनिटी 1975 में मिली जब पर्सनल कंप्यूटर अल्टेयर 8800 लॉन्च हुआ। पुराने कंप्यूटर मॉडल काफी भारी भरकम और महंगे हुआ करते थे, लेकिन अल्टेयर की कीमत सिर्फ $397 थी। इसे खुद ही घर में असेंबल किया जा सकता था, कोई भी इसे खरीद कर इस्तेमाल कर सकता था। 1975 से पर्सनल कंप्यूटर का दौर शुरू हुआ। पर्सनल कंप्यूटर के रिवॉल्यूशन के दौर में पैदा होने की सही उम्र 1955 में पैदा होने वालों की थी। उनके पास अपॉर्चुनिटी थी कि वे मॉडर्न कंप्यूटर के फील्ड में पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर कर सके। 1955 में पैदा हुआ सॉफ्टवेयर बिलियनियर कौन है? बिल गेट्स 28 अक्टूबर 1955 में पैदा हुए और साथ में ही माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर पॉल एलन 21 जनवरी 1956 में पैदा हुए। दोनों ने साथ ही लेक साइड से पढ़ाई की, दोनों बेस्ट फ्रेंड थे और लेक साइड कंप्यूटर क्लब्स के मेंबर भी। स्टीव जॉब्स 24 फरवरी 1955 में पैदा हुए। जॉब्स गेट्स की तरह बचपन से ही अमीर नहीं थे, उन्हें एडॉप्ट किया गया था, मगर उनकी परवरिश माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया में हुई थी। ये जगह सिलिकॉन वैली के सेंटर में थी। जॉब्स ऐसे आस पड़ोस में पले बड़े जहाँ हैवलेट पैकार्ड्स के इंजीनियर रहते थे। उन्होंने HP साइंटिस्ट के फोरम्स अटेंड किए। वे माउंटेन व्यू की फ्ली मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेयर बेचा करते थे। जब स्टीव जॉब्स 12 साल के थे, उन्हें बिल हैवलेट का नंबर एक फोन बुक में मिला। उन्होंने HP के को फाउंडर को फोन करके पूछा कि क्या उन्हें स्पेयर पार्ट्स चाहिए। जॉब्स न केवल स्पेयर पार्ट्स बेचे बल्कि उन्हें HP में समर जॉब भी मिल गई। ऐसा नहीं है कि US के सारे बिजनेस टाइकून 1955 से 1830 में ही पैदा हुए, मगर उनकी स्टोरीज में ये आम बात है। मजे की बात यह है कि हम इंडिविजुअल्स अचीवमेंट देखने में इतने खो जाते हैं कि हम पैटर्न देख ही नहीं पाते। इन सभी सक्सेसफुल लोगों को खास मौके मिले। इन्होंने इस मौके को ग्रैब किया और इनका पूरा फायदा उठाया। वे ऐसे टाइम में पैदा हुए जब सोसाइटी उन्हें उनके हार्ड वर्क का पूरा इनाम दे सकती थी। उनकी सक्सेस सिर्फ उनकी कमाई हुई नहीं, जिस दौर में वे पैदा हुए उसका भी उनकी सक्सेस में बहुत बड़ा रोल था। राइस पैडलर्स। चाइनीज लोग हजारों साल से चावल की खेती करते आ रहे हैं। उनकी अनोखी चावल उगाने की टेक्निक को कई दूसरे एशियन देशों ने भी अपनाया है। राइस कल्टीवेशन का प्रोसेस बहुत मेहनत वाला होता है। चावल उगाने के लिए किसानों को पैडीज बनानी पड़ती है और उसमें पानी की भरपूर सप्लाई होना बहुत जरूरी है। किसान पानी की सप्लाई के लिए चैनल्स और डाइक्स बनाते हैं। फिर मुलायम मिट्टी में चावल के पौधों को प्लांट किया जाता है। फर्टिलाइजेशन के लिए चाइनीज खाद और बाकी ऑर्गेनिक मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हैं। वेस्टर्न और ईस्टर्न कल्चर में यही एक सबसे बड़ा डिफरेंस है। मिड वेस्टर्न अमेरिका में फार्म्स बहुत बड़े बड़े होते हैं और इसलिए वे मशीनों का इस्तेमाल करते हैं। वहाँ ह्यूमन एफर्ट कम है और मशीन की मदद से फार्म्स ज्यादा फसल उगाते हैं। चाइनीज और बाकी एशियंस के पास ज्यादा इक्विपमेंट्स नहीं होते हैं। एक चाइनीज फार्मर राइस पैडीज में लगभग 3000 घंटे काम करता है। राइस पैडीज एशियन फार्मर की कड़ी मेहनत की झलक है। उन्होंने अपने मेहनत से ही नेचर के चैलेंज को एक्सेप्ट किया और अपनी गरीबी पर जीत हासिल की, क्योंकि हार्ड वर्क उनकी कल्चर लेगेसी का एक हिस्सा है। वे जहाँ जाते हैं वे इस क्वालिटी के साथ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम इन सारे एग्जांपल्स को समराइज करते हैं। हमें पता है कि सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ टैलेंट से ही काम नहीं चलता। उस टैलेंट्स की प्रैक्टिस करने के लिए स्पेशल अपॉर्चुनिटीज भी मिलनी जरूरी है। हमें अपब्रिंगिंग की इम्पोर्टेंस भी जाननी चाहिए, क्योंकि आउटलायर्स ऐसे ही नहीं पैदा होते। सही वक्त और जगह जहाँ वे पैदा होते हैं उसका भी उनकी सक्सेस में बड़ा हाथ होता है। हालांकि किसी इंडिविजुअल की क्वालिटी से उसके सक्सेस को एक्सप्लेन करना आसान है, मगर वे सब क्वालिटी उन्हें अपने कल्चर से भी मिलती है। इन सब सक्सेस स्टोरीज से हमें एक बात सीखने को मिलती है कि हमारे पास जो है हमें उसका ही इस्तेमाल करना होगा। अगर हमें वे अपॉर्चुनिटी या एडवांटेज मिले तो हमें अपना पोटेंशियल ऐड करना होगा और इस तरह से हम भी आउटलायर्स बन सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और हमारे नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।